नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ एक बार फिर से मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी गहमागहमी बढ़ी हुई है और हम हर सीट पर संभावित प्रत्याशी और जीत के सबसे प्रबल दावेदार के चेहरों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा सीट की, जो एक सवर्ण बहुल इलाका है और यहां जेडीयू का दबदबा रहा है। दबदबा जेडीयू का इस सिलसिले में बोल रहे हैं कि जेडीयू चाहे महागठबंधन के यानी कि आईएनडीआई अलायंस खेमे में रही हो, आरजेडी के साथ रही हो या फिर एनडीए के साथ रही हो, कुचायकोट से जीत जेडीयू प्रत्याशी की हुई है। भले ही वोटों का अंतर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, ऐसे में यह सीट जेडीयू का गढ़ कहा जाने सकने में सक्षम है। ऐसे में हम संभावित प्रत्याशी और दमदार चेहरे जो चर्चा में हैं उनके बारे में सहयोगी आशुतोष से जानेंगे। आशुतोष जी, आज कुचायकोट का समीकरण समझ लेते हैं और कौन कौन वहां प्रबल दावेदार हैं, कौन से चेहरे पर दांव खेला जा सकता है, ये समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, अब तक के इतिहास के बारे में बात करें, पिछले कुछ चुनाव की बात करें, यानी 5 चुनाव की बात करें, तो उसको देख करके कहा जा सकता है कि जेडीयू की सबसे सेफ सीट में से एक है कुचायकोट विधानसभा सीट। सेफ सीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब तक 5 दफ़ा वहाँ से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। ये सिलसिला उनका शुरू हुआ था 2005 के चुनाव से, विधानसभा चुनाव से ही। 2005 में आपको याद होगा कि 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, पहली बार फरवरी महीने में, दूसरी बार नवंबर महीने में। नवंबर में इसलिए चुनाव हुआ था क्योंकि फरवरी महीने में हंग असेंबली का हुआ था और नीतीश कुमार सीएम बने ज़रूर थे, लेकिन वो बहुमत हासिल नहीं कर पाए, इसीलिए दोबारा से वहाँ पर मतलब वहाँ के पूरे बिहार में चुनाव हुआ। तो 2005 में पहली दफ़ा, यानी उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कह सकते हैं, हालांकि उससे पहले भी एक है कि 2001 में वो जिला परिषद के सदस्य चुने गए थे। 2005 में पहली बार उन्होंने बसपा यानी मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन जब नवंबर में दोबारा चुनाव लड़ने की बात आई तो वो बसपा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतने में सफल रहे। और उस समय से 2010 हो, 15 हो, 20 हो, लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। हाँ, हार जीत का अंतर घटता बढ़ता जरूर रहा है, लेकिन एक जो विनिंग ये था, कॉम्बिनेशन पर असर नहीं पड़ा है। विनिंग में अगर नाम आता था तो सिर्फ और सिर्फ अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को। अब उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाहुबली भी हैं, इलाके के लोग उनको रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं। और मतलब चूँकि बिहार में या कहीं भी जाति एक सच्चाई है, ना चाहते हुए भी ब्राह्मण समाज से ज़रूर आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जितना ब्राह्मण उन्हें पसंद करते हैं या सवर्ण उनको पसंद करते हैं, उतने ही जो निचले तबके के लोग हैं, वो भी दलित हों, ओबीसी हों, ईबीसी हों, सब लोग उनको, या मुस्लिम भी, अल्पसंख्यक समाज से लोग भी, सब लोग के लिए वो लोकप्रिय माने जाते हैं। इसी लिहाज से हम कह रहे हैं कि वो सेफ सीट अभी तक है। और अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी अमरेंद्र पांडे को एक बार फिर से टिकट मिलना भी करीब करीब, क्या मुझे लगता है कि फाइनल है, तो फिर से वो चुनाव जीतने में भी सफल रहेंगे। हालांकि इस बार थोड़ी सी लड़ाई जरूर देखी जा रही है। लड़ाई इसलिए कह सकते हैं चूँकि कई ऐसे मजबूत दावेदार हैं जो टिकट महागठबंधन से लेना चाह रहे हैं। तीसरे प्लेयर के रूप में जनसुराज भी वहाँ पर एंट्री मार चुका है, प्रशांत किशोर त्रिपाठी मार चुकी है। तो उससे भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो टिकट की चाह रख रहे हैं, और अगर टिकट उनको मिलता है तो वो भी टक्कर दे सकते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो रिसर्च के जरिए वहाँ के लोगों से बात करने के बाद हमारे पास आए हैं कि अमरेंद्र पांडे जैसे मजबूत उम्मीदवार को कौन टक्कर दे सकता है। कुछ हमारे पास जो है, एक विजय चौबे हैं, पूर्व आईएएस हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, ये जनसुराज से टिकट चाह रहे हैं। इसके अलावा एक धनंजय राय हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, फिलहाल कांग्रेस में हैं, उनकी माताजी विधायक रही थी, वो भी टिकट चाह रहे हैं। हालांकि अभी तक महागठबंधन में वो सीट किसके खाते में जाएगी ये तय नहीं है, इसलिए सब लोग महागठबंधन के जो ये हैं, चूँकि
एनडीए में वहाँ पर न बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश है या महागठबंधन में किस पार्टी को सीट जाती है वो देखने वाली बात हो रही है, इसीलिए सब लोग हाथ पर मार रहे हैं। एक सुनीता कुशवाहा हैं, वो भी पिछली बार आरएलएसपी से चुनाव लड़ी थी, तीसरे नंबर पर रही थी, 35-36 हज़ार वोट उन्होंने लाया था और दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो अगर उनको भी टिकट मिलता है महागठबंधन में, चाहे कांग्रेस के खाते में जाए या आरजेडी खाते में जाए, तो वो भी चैलेंज चुनौती दे सकती हैं। एक काली पांडे हमेशा से उनके कंपटीटर रहे हैं अमरेंद्र पांडे के, हालांकि अब वो उस दुनिया में नहीं हैं। तो एक पंकज पांडे हैं, वो भी जनसुराज से टिकट चाह रहे हैं और काली पांडे के पुत्र हैं वो। इसके अलावा सुनील सिंह हैं, लेसी सिंह के जो मौजूदा मंत्री हैं उनके समधी कहे जाते हैं, फिलहाल बीजेपी में हैं, लेकिन जेडीयू से 2 बार वो विधान पार्षद रह चुके हैं। तो ये तमाम लोग वहाँ पर टिकट के दावेदार हैं, रेस में हैं। आशुतोष जी, आपने इतने नाम लिए हैं, लेकिन वहाँ से क्या अगर महागठबंधन इस जातीय समीकरण का काट तलाशती है तो कोई मुस्लिम कैंडिडेट देकर काट तलाशा जा सकता है? करीब 18-18.5% मुस्लिम कैंडिडेट है, तो वो एक जातीय समीकरण के साथ छेड़खानी करके कुछ परिणाम पर प्रभाव डाला जा सकता है? कोशिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो समीकरण दिख रहा है या जो प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं उसमें अल्पसंख्यक कोई दावेदार नज़र नहीं आ रहे हैं, या दावेदार तो बहुत होंगे, मजबूत दावेदार सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से फिलहाल जो ये लोग हैं, यही लोग रेस में है, इसमें से किसको टिकट मिलता है और वो कितना टक्कर दे पाते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही बता रहा है कि जब से पप्पू पांडे या अमरेंद्र पांडे की एंट्री कुचायकोट विधानसभा में हुई है, तब से वो अजेय रहे हैं, कभी भी चुनाव नहीं हारा उन्होंने। और ये रिकॉर्ड सिर्फ विधानसभा चुनाव के बाद बात ही नहीं कर सकते हैं, 2001 में जिला परिषद का चुनाव भी उन्होंने पहली बार लड़ा और जीता। तो अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं सब में फतह हासिल हुई है। कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है? एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल कहा जा सकता है कि होता है, लेकिन वही चीज़ कहें बिहार के बारे में, 15 साल तक लालू यादव राबड़ी देवी राज की, 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। तो बिहार के लोग या बिहार की जनता जिसको भी चुनती है या मौका देती है, भरपूर मौका देती है, यानी छप्पर फाड़ के देती है, प्यार लुटाती है तो छप्पर फाड़ के लुटाती है। जल्दी किसी से मन नहीं भरता, उबता नहीं है, पूरा मौका देती है जनता। तो वैसे ही कुचायकोट की जनता के बारे में भी कह सकते हैं, चूँकि उनको जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षाएं हैं, अगर वो फुलफिल हो जा रही है उनके उम्मीदवार से जो सदन में चुन करके गए हैं, तो फिर दूसरे पर तीसरे पर नज़र डालने की क्या बात, क्यों सोचे हम? यानी कि आपका विश्लेषण कह रहा है कि अमरेंद्र इस बार बाहुबली कुचायकोट के साबित होंगे फिर से। देखिए, ये टेस्टेड भी हैं, ट्रस्टेड भी हैं। अब इनकी जगह पर किसी और को लाने की बात अगर जनता सोच भी रही होगी, तो वो ना टेस्टेड हैं, ट्रस्ट हो सकता है, इसीलिए टेस्ट करने के लिए मौका मिल सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी अब किसी ने अनाउंस किया कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, मुझे आप मौका दीजिए, और कोई ऑलरेडी करता आ रहा है। ऐसा क्या चमत्कार करते आ रहे हैं? कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी तो पता भी चला होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक सबसे पहली बात ये कि वो सबके लिए सुलभ हैं, आसानी से कोई भी उन तक पहुंच सकता है, कोई भी अपनी बातें रख सकता है, और कोई भी मदद मांगता है तो उसको निराश नहीं करते हैं, आउट ऑफ वे जा कर के भी वो करते हैं। और संपन्न व्यक्ति कहे जा सकते हैं, संपन्न हैं, मतलब धनवान कहा जा सकता है कि उसकी कोई किल्लत नहीं है, पैसों से कमी नहीं है। तो जो भी किसी की बेटी की शादी हो, वो कोई गया तो उसकी मदद करते हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि जो भूमिहीन है उसके लिए ज़मीन भी वो ढूंढ रहे हैं और वो भी देने वाले हैं। ये तो सरकार दे ही रही है अपने तरफ से। अच्छा। अपनी तरफ से। इसके अलावा जो भी मतलब सारे वर्गों में जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, सब तबके के लोग हो, वहाँ पर भी जो भी बन पड़ता है, जो एक्सपेक्टेशन है समाज का, लोगों का, वो फुलफिल करते हैं सबको। इनफैक्ट कई बार हम लोग के पास विजुअल्स भी आए हैं, खबरें भी आई हैं, टीम भी गई थी, तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनके बीच में खाना पीना ये सारी चीज़ें तो चलती ही हैं। उसके बाद साड़ी का वितरण, धोती का वितरण,
ये सब कुछ कराते हैं हमेशा कुछ ना कुछ। ये सिर्फ चुनावी साल में नहीं बल्कि आम दिनों में भी, मतलब कंटिन्यूअस कोई ना कोई फेस्टिवल रहता हो उसमें वो करते आए। मतलब देने का एक तरीके से कहा जाए तो वो बहाना ढूंढते हैं कि देना कब है, मतलब वो कि कोई रीज़न कुछ भी आया, पर्व त्यौहार आया तो चलो ये करे, छठ हुआ तो उसमें 5 साल में लेने के लिए हाथ फैलाते हैं और वो है जनता का वोट। हाँ बिल्कुल, हाँ ये कहा जा सकता है कि 5 साल उनकी तरफ से जो देना है वो देते हैं, और 5वें साल जब चुनाव की बारी आती है तो वो बतौर वोट में उसका रिवार्ड चाहते हैं या वो मांगते हैं, और अब तक जनता वो रिवार्ड देती भी रही है, जिता करके भेजती भी रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जेडीयू की चाहे जितने भी सीटें मिले 99-100 सीट के आसपास बातचीत सामने आ रही कि इस बार गठबंधन के तहत जेडीयू चुनाव लड़ेगा, तो उसमें से एक सीट जो है कुचायकोट, वो हम मान करके चल सकते हैं कि वो सेफ सीट है। हालांकि चुनाव है और कई बार चौंकाने वाले डिसीजंस भी आते रहे हैं, अप्रत्याशित भी, जिसके बारे में सोचा जाता रहा है उसके बारे में भी परिणाम दूसरे आते रहे हैं, तो वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है समीकरण है या जो वहाँ का माहौल देखने के बारे में देख सुन करके जो बात करने के पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे फिलहाल टॉप पे चल रहे हैं, रेस में ही नहीं बल्कि विनिंग वाले इसमें सबसे अव्वल में है, सबसे ऊपर हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो हमारे सहयोगी आशुतोष जी गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा सीट से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को चुनावी मैदान में दंगल में विरोधियों के ये पप्पू पतलून गीली करने में सक्षम नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव नजदीक आने के बाद टिकट बंटवारे पर क्या होता है, तो ये तो पूरी संभावना है कि जिताऊ घोड़े पर ही सभी दाव लगाते हैं और अमरेंद्र पांडे हैट्रिक लगा चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें बदलने की संभावना कम ही दिख रही है। लेकिन सियासत है, अप्रत्याशित छठी बार अलग अलग संभावनाएं तलाशने का कोई अवसर ये दूसरों को दे नहीं रहे हैं और विरोधियों को तो बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। तो जेडीयू की सेफ सीट बनाकर रखे हुए हैं इन्होंने कुचायकोट के विधानसभा सीट पर। तो क्या अब डबल हैट्रिक के बाद कुछ और नया कर पाते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें कि गोपालगंज के कुचायकोट सीट जेडीयू के लिए कितनी सुरक्षित है और अमरेंद्र पांडे के लिए वहां फिर से जीत दर्ज करना कितना आसान या मुश्किल होने वाला है, विरोधियों के लिए कितनी टक्कर की ये बात होने वाली है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। बिहार के सियासी गलियारे में और कौन सी सीट का विश्लेषण आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।